नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना पर वैक्सीन की रेस में भारत से आगे कई देश हैं। इसमें एक ब्रिटेन है। ब्रिटेन की सरकार इस क्रिसमस तक अपने नागरिकों को वैक्सीन वाला गिफ्ट देना चाहती है और इसकी जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। ब्रिटेन की जो प्राथमिकताएं हैं वैसी ही कुछ भारत में भी हैं। तो आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत में वैक्सीन आएगी तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। भारत में कोरोना टीकाकरण मार्च 2021 के आसपास शुरू होगा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका दिसंबर 2020 से ही टीकाकरण का श्री गणेश कर रहे हैं। इनमें भी ब्रिटेन सबसे जल्दबाजी में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को गेम चेंजर माना जा रहा है और वहां की सरकार टीकाकरण की रणनीति बना रही है। 6 करोड़ 66 लाख जनसंख्या वाले ब्रिटेन में किसे कब वैक्सीन की डोज मिलेगी, इसका पूरा खाका तैयार हो रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम एडवांस में ही एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की प्री बुकिंग नहीं करा सकता है। जानकार बता रहे हैं कि ब्रिटेन में करीब 1000 ऐसी साइट्स बन रही हैं जहां वैक्सीन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे ब्रिटेन में स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस हॉल को वैक्सीन सेंटर में बदला जाएगा। अस्पतालों को कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन पहले किसे? सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद कोविड से प्रभावित और गंभीर हालात वाले मरीजों को वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। यानी प्राथमिकता वही जो भारत में प्लान की गई है। भारत में जब भी टीकाकरण शुरू होगा, यहाँ पर भी वैक्सीन लगाने का तरीका भारत के जैसा ही होगा। देश में कोरोना वैक्सीन पहले किसे? भारत में 2 ग्रुप में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। पहले ग्रुप में हेल्थ वर्कर होंगे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिस और सुरक्षा बल होंगे। इसके बाद वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद दूसरे ग्रुप में 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। फिर पहले से गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही आएगी। इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने राज्य सरकारों और इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसका ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने पेश भी कर दिया गया है। एक्सपर्ट ग्रुप राज्यों के साथ वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है। सरकार ने पहले ही हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन कर्मचारियों का डेटाबेस, कोल्ड चेन्स को जोड़ने और सिरिंज नीडल्स की खरीद जैसे काम तेज कर दिए हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव अगले साल शुरू होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने स्तर पर एक कमेटी बनाने के लिए कहा है जो हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। निष्ठा के साथ शिवांगी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो भारत को रक्षा कवच मिलने में कितनी देरी है और वैक्सीन को लेकर आपके जहन में जो जो सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब हम अगले 1 घंटे में तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और आपसे फिर से एक बार इंडिया न्यूज की ओर से गुजारिश है कि आप तमाम एहतियात बरतते रहिए। वैक्सीन को लेकर आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हम जरूर करेंगे। हमारे साथ जो खास
मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। डॉक्टर विजय हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर अरुणेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अरुणेश कुमार आपसे शुरुआत करती हूं। और कोरोना महामारी के बारे में अभी तक बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनकी पुष्टि होनी बाकी है। सबसे अहम बात यह कि ये जो बीमारी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वायरस कैसे पनपता है, कैसे म्यूटेट करता है, ये तमाम चीजों पर अभी रिसर्च हो रही है। ऐसे में वैक्सीन की जब बात आती है तो वैक्सीन कैसा हो, और भारत में आप लोग रोज केसेस देख रहे हैं, रोज जो सिम्टम्स हैं मरीजों में उनका अध्ययन भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे होंगे, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ऐसे में वैक्सीन भारत के जलवायु के हिसाब से, यहाँ में लोगों की जो इम्यूनिटी है उसके हिसाब से, यहाँ के हालात के हिसाब से कैसी होनी चाहिए सर? देखिए, वैक्सीन डेफिनेटली एक बार जब ये इंडिया में आ जाता है तो ये एक लैंडमार्क होगी, एक अच्छी एडिशन होगी जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है। जो एंटीवायरल हम लोग यूज कर रहे हैं ये सब आप डिफरेंट स्टडीज देखोगे तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। तो इसका प्रिवेंशन ही एक अच्छा इलाज है। अगर आप देखें तो अगर ये बीमारी ना हो तो ये सबसे अच्छी बात है। और इसी के क्रम में वैक्सीन एक कड़ी जुड़ेगी कि जहां पे हम लोग और सारे जितने प्रिवेंशन सावधानियां बरत रहे हैं, इसके ऊपर से ये वैक्सीन आपको एक इम्यूनिटी, जिसके कारण आप एक इम्यून रिस्पॉन्स पोज करोगे और वो आपको बीमारी से होने से बचाएगा। नाउ कैसा वैक्सीन हो, तो हम एक अच्छी खबर ये है कि पिछले 1 महीनों में हम लोग बार न्यूज में भी अब आ रहा है कि डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट्स आ रहे हैं। उसमें से खास करके अभी जो एस्ट्राजेनिका जिसमें रिपोर्ट आपकी बात कर रही थी, ये एक फ्रंट रनर है। ये एक इफेक्टिव वैक्सीन है। और जैसा कि अभी जो न्यू इंग्लैंड में अभी जो रिसेंट पेपर आया है उसमें दिखाया गया कि अगर आप 2 डोज लगा लेते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन वैल्यू 90% के ऊपर पहुंच जाती है, जो कि अच्छी वैल्यू है। वैक्सीन में 2-3 बैरियर्स हैं। एक बैरियर डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट्स को, जो कोल्ड चेन जिसको बोलते हैं, ताकि उसकी वैक्सीन की पोटेंसी जो मेंटेन हो, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। कुछ वैक्सीन जो 2 से 6 डिग्री पे काम कर लेती है, कुछ वैक्सीन के लिए हमें काफी हाई कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा कंट्री रिलेटिवली गर्म कंट्री है। यहाँ पे हालांकि अभी जा रहा है, फिर भी हम लोग अगर कोई -50, -40 किसी के मेंटेन करना पड़े कोल्ड चेन में, वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की एक खास बात ये बताई गई है कि इसमें इतने स्ट्रिंजेंट कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यही होप करता हूं कि जब ये एक रोल आउट होती है इंडिया में, जब ये आता है तो इसको जिस तरह से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि पहला वैक्सीन होगा। बच्चों में हम लोग देखते हैं, बुजुर्गों में भी वैक्सीन लगती है, बच्चों में भी लगती है, उसी में एक ये कड़ी होगी। और जिस हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल, हाई रिस्क ग्रुप, followed by general population, people working in general police services, transport department, इस तरह से धीरे-धीरे प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तमाम राज्य सरकारों से रोड मैप भी मांगा गया है केंद्र सरकार की ओर से, इस पर काम हो रहा है। वैक्सीन को लेकर मैं और भी आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर अरुणेश, और डॉक्टर विजय हुड्डा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में वैक्सीन के सवाल से ही करना चाहती हूं, उसके बाद और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। जिस तरह से कोरोना की तादाद बढ़ रही है, मामलों में इजाफा हो रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर विजय हुड्डा आपसे भी इसी सवाल से करना चाहती हूं कि वैक्सीन का इंतजार आपको क्या लगता है कि कितना लंबा चलने वाला है? इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में ये कहा जा रहा है, आपको लगता है कि ये उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए? और जब वैक्सीन आ जाए तो जैसा कि डॉक्टर अरुणेश बात कर रहे थे, कई तरह की चुनौतियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो प्रिजर्वेशन है, उसके सिलसिले में जो चुनौतियां हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 साल से हम लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे जी। और लकीली जो प्रोग्रेस हुई है वैक्सीन में, एटलीस्ट लास्ट कितने डिकेड से मैंने नहीं देखा कि कोई वैक्सीन इतनी जल्दी से बनी है। तो इस वैक्सीन को बनाने में देखिए मुश्किल से 1 साल हुआ इस बीमारी को आए हुए, और अगर हम देखते हैं अभी तो कई सारी वैक्सीन, एटलीस्ट 4-5 वैक्सीन हैं जो फेज 3 में ट्रायल हो चुके हैं, जिन्होंने दिखाया है कि वो सेफ हैं और साथ में एफिकेशियस भी हैं। कितनी सारी वैक्सीन, एटलीस्ट 3 वैक्सीन जो अभी तक
डेमोस्ट्रेट कर चुके हैं कि उनकी एफिकेसी एटलीस्ट 90% है, जो कि WHO ने ऐसे बोला था कि भाई एटलीस्ट 50% एफिकेसी होनी चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को देखें तो ये वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि एफिकेसी तो ठीक है, एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो कैपिटल पॉपुलेशन या जो नीडी पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, इतनी सारी वैक्सीन को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, और कुछ चीज़ें जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस का एक अपना वो है कि हम कैसे रखेंगे। तो ये बहुत सारी अड़चनें अभी भी हैं। उसके बाद एक जो बहुत ही मुश्किल वाला जो सवाल या एक पॉइंट है, कैसे बोलते हैं कि जो किसी भी ड्रग या वैक्सीन को एटलीस्ट 4 फेजेज में जाना होता है, ये पक्का बताने के लिए कि एफिकेशियस भी है और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कोरोना वैक्सीन में क्या होगा कि हमने फेज 1, 2 और 3 ट्रायल तो किए हैं, लेकिन फेज 4 ट्रायल होता है। फेज 4 ट्रायल में क्या होता है कि वैक्सीन को हम पब्लिक में यूज करते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज वेल एज साइड इफेक्ट देखते हैं। तो इस वैक्सीन में वो वाला पार्ट शायद मिसिंग रहेगा अभी, कि हमें पता नहीं है कि भाई ये अभी जितनी भी स्टडी हुई है वो ऐसे किया है कि उन्होंने दूसरी डोज मिलने के 2 महीने के अंदर एनालिसिस किया या 2 वीक के अंदर अंदर, और जो रिजल्ट आए उसमें वो पब्लिक को बताया गया है, पब्लिक जो क्या बोलते हैं उसको पब्लिश किया है। लेकिन उसके बियॉन्ड अभी तक कुछ पता नहीं है। तो कई बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसी जो फेज 3 ट्रायल होती हैं उसमें रिजल्ट बहुत ही एनकरेजिंग होते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसको पब्लिक में यूज करते हैं तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। तो वो भी एक पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी देश में कोई भी नया ड्रग या कोई इक्विपमेंट या वैक्सीन आती है तो हर एक उसको एक एजेंसीज होती हैं कंट्री में, उनसे परमिशन लेना होता है यूज के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें जैसे सबसे ज्यादा जो वेल फेमस है वो FDA है US का, और ऐसे यूरोपियन यूनियन के भी कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, तो वहां से भी हमें परमिशन लेना होता है। वैक्सीन के लिए क्या हो रहा है अभी कि एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है, EU बोलते हैं हम उसको। तो उसके लिए बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। कुछ ठीक है सर, कुछ बुनियादी सवाल भी हैं और वो खासतौर से लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए डॉक्टर अरुणेश मैं फिर से एक बार आपसे बात करना चाहती हूं। वैक्सीन को लेकर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि ठंड से क्या कनेक्शन है कोरोना का, क्योंकि पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई, एक लंबा अरसा गुजर गया है, कोरोना के साथ लोग जी रहे हैं। अब ठंड का मौसम हिंदुस्तान में है, धीरे धीरे करके राजधानी में हम देख रहे हैं कि कोरोना की तादाद कितनी बड़ी संख्या में सामने आ रही है। रोज के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। दिल्ली में जो बढ़ते आंकड़े हैं कोरोना के, उसके पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। प्रदूषण का भी जिक्र हो रहा है, पराली जलाने का जिक्र हो रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इन सब बातों का आपस में कनेक्शन है, और बढ़ती ठंड में लोग कैसे खुद का बचाव करें ताकि कोरोना उन तक ना पहुंच पाए। डॉक्टर अरुणेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, मैं कोरोना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, वायरल इन्फेक्शंस हमेशा जब ठंड के मौसम में बढ़ते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो एक फॉग होता है, फॉग के कारण, एक और पॉल्यूशन, जो हमारा खास करके दिल्ली NCR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विंटर के साथ साथ, जाड़े मौसम के साथ साथ यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ता है। तो उसको हम लोग, जब पॉल्यूशन ड्यू ड्रॉप्स के साथ लग जाता है, उसको स्मॉग बोलते हैं, और ये पार्टिकल वायरस को ट्रैप कर सकते हैं। तो एक ऐसी हमारी ये आशंका भी, हम लोग भी ये सोच रहे थे कि जो ठंड बढ़ेगी त्यों ये इन्फेक्शन को बढ़ाने में ज्यादा इसकी एक भूमिका होगी। ये चीज हमने स्वाइन फ्लू में भी देखा था, ये चीज हम इन्फ्लुएंजा में भी देखते हैं। तो इसलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ठंड का मौसम, स्मॉग और फॉग। इसके क्योंकि ये एक गैस चैम्बर की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर किसी एक बंद कमरे में अगर कोई कोरोना के व्यक्ति खांसे तो वो वायरस हवा में रहेगा और हवा में सस्पेंडेड रहेगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, वो रूम के अंदर बंद है। तो जब ये लेयर हमारे काफी सांस लेने के लेवल के पास आ जाता है वातावरण में, तो यही इस इफेक्ट देता है, जिसके कारण कि वो वायरस रिसर्कुलेट ज्यादा बार होगा और लोगों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? जो एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन के, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क रखना, घर से बाहर अगर जरूरत ज्यादा ना हो, ज्यादा भीड़ वाली जगह पे ज्यादा उसको अवॉइड करना, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी को ऑलरेडी ये वायरस लगा हुआ है, कोविड है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम
घर में रहें और जो जी, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर एक- साहब, जितना मुझे समझ आ रहा है कि पहले से जो प्रिकॉशंस हम बरतते आ रहे हैं उन्हीं प्रिकॉशंस को और एहतियात के साथ बरतना जरूरी है। लेकिन एक बात और लोग कहते हैं, देखिए आम लोगों के सवाल भी हमारे पास तक पहुंचते हैं और इसीलिए उसे मैं आप तक कन्वे कर रही हूं। लोगों का मानना है कि 2 बार नहाना चाहिए तो इससे कोरोना से बच करके रहेंगे, ऐसा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम कोरोना से बचें, बढ़ती ठंड के संदर्भ में अगर आप समझा सकें। हाँ, 2 बार नहाने से मुझे नहीं लगता कि कोरोना चला जाएगा, क्योंकि कोरोना का पोर्टल, जैसे मैंने पहली बार भी बहुत सारे शोज में बताएं, कोरोना यहां से जाता है। इस पार्ट को अगर आप, यही पोर्टल ऑफ एंट्री है, आंख, नाक, मुंह, अगर इसको हम प्रोटेक्ट, इसीलिए मास्क इंपॉर्टेंट है। मास्क इस जगह से यहां तक रखता है, और जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मास्क है और एक मैं आगे शील्ड लगाता हूं ताकि आंख के थ्रू ना जाए। तो अगर हमें हाथ, क्योंकि हाथ धोना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे नाक को छूते हैं, आंखों को मलते हैं, ये मुंह का टच होता है। तो ये सारे 3, ये और एक हाथ, अगर इसकी हम सफाई रखें, अगर रेगुलर इसको साफ रखें, अगर कहीं बाहर से आते हैं, सफाई रखना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, ये बात डॉक्टर रुनेश आप बता रहे हैं। और कई सारी भ्रांतियां भी होती हैं जो बीच बीच में फैलती हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट से बात करिए तो उनका जवाब भी आपको मिल जाता है। और हमारा मकसद यही है कि इस तरह के शोज के जरिए तमाम भ्रांतियों की सच्चाई जो है आप तक पहुंचाई जा सके। डॉक्टर विजय हुड्डा, मैं आप तक फिर से एक बार आऊंगी। और देखिए, पूरे एनसीआर में जो हालात है वो दिन पर दिन खराब हो रहे हैं, लगातार यहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कई एहतियाती कदम बढ़ाए गए हैं, लेकिन आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद ट्रैवल करते हैं? वो लोग कैसे खुद को बचा कर रखें, कैसे खुद को सैनिटाइज करें ताकि अपनी भी सुरक्षा हो और जहां पर वो जा रहे हैं वहां भी नुकसान न कर बैठे? देखिए, इसमें कोई स्पेशल सलाह उनके लिए नहीं है। जैसे हम बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि आपको प्रिकॉशंस बरतनी है या एहतियात बरतनी है, उसमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है और अननेसेसरी गैदरिंग में नहीं जाना है। तो अगर ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो ही हम कोरोना से बच सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी ढील दी, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा मार्केट में जैसे जाते हैं तो लोग मास्क के बगैर खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं ऐसे ही। और एक और जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि हम मास्क लगा के रखते हैं लेकिन जैसे बात करने लगते हैं तो हटा देते हैं आगे से। तो ये वाली जो आदतें हैं शायद अगर हम इनको बदलें। और दूसरा, आप जाके देखो मार्केट में इतनी भीड़ है अभी भी। कुछ दिन पहले तक तो चलो लोग ये आर्गुमेंट करते थे कि नहीं त्योहार है, हम फेस्टिवल सीजन है तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो चलो, अब तो शॉपिंग भी खत्म हो गई भाई, त्योहार भी चला गया है, तो कम से कम अब तो अपने आप को संभालो। बिल्कुल, अपने आप को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर हुड्डा, एक और सवाल आ रहा है कि कौन से सिम्टम्स हो जिसके बाद ये आगाह हो जाना चाहिए इंसान को कि उसको कोरोना हो सकता है? क्योंकि इन्फ्लुएंजा में भी करीब करीब वैसे ही सिम्टम्स आते हैं, खांसी, बुखार जैसे लक्षण अगर हो, कहां पर ये समझ जाए कि अब खतरे की घड़ी है? और एक और चीज कही जाती है कि विटामिन सी का इस्तेमाल करने से बढ़िया होता है, कोरोना अगर आपको हो गया है तो फायदा होगा, ऐसा है क्या? देखिए, इसमें पहले सवाल के में तो ये मैं बोलूंगा कि सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे ये बताना कि इन्फ्लुएंजा है, सिंपल वायरल है या कोरोना है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे को खांसी जुकाम हो गया और मेरे को कोरोना नहीं है, तो वो एब्सोल्युटली गलत हो सकता है। कोई भी फीचर अभी तक ऐसा नहीं है जो एकदम ये कोरोना में होगा और बाकी में नहीं होगा। थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर पॉइंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट है और लॉस ऑफ स्मेल है। ये 2 फीचर हैं जो शायद बाकियों में नहीं होते, पर ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मैं यही बोलूँगा, किसी को अगर खांसी, बुखार, बदन दर्द और जुकाम ये वाली चीज़ें हैं तो आपको सोचना चाहिए वो कोरोना हो सकता है और अप्रोप्रिएट आप फिजिशियन का सलाह लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने बोला, विटामिन सी और कई सारे मल्टीविटामिन और भी हैं जो लोग लेते हैं, तो मेरा मानना यही है, देखिए जो विटामिन सी, इसको हम एक एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एज सच बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। पर ये बोलना कि भाई ये लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, शायद ये अतिशोक्ति होगी। ऐसे में मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप विटामिन सी लेंगे तो कोरोना से बच जाओगे।
हाँ बट ठीक है, आप ले रहे हैं तो ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर हुड्डा आपका शुक्रिया, डॉक्टर रमेश कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी तरीके से जो भी सवाल आपके मन में हैं उसका जवाब आगे भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खतरे को लेकर आगाह तो हम आपको कर ही रहे हैं, साथ ही हम बता रहे हैं आपको कि वैक्सीन कब तक हिंदुस्तान में आने वाली है और वैक्सीन आने में चुनौतियां क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिजर्वेशन को लेकर के जो लगातार कवायद हो रही है, रोड मैप बनाया जा रहा है, वो कहां तक पहुंची है, उसका प्रोग्रेस क्या है, और इसके साथ ही जो तमाम सवाल आपके जहन में हैं वैक्सीन को लेकर, कितने डोजेज होंगे, कितना वक्त लगेगा, कब आप तक वैक्सीन पहुंचेगी, प्राथमिकताएं क्या होंगी लोगों तक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने की, इन तमाम सवालों के जवाब हम लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर NK गांगुली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DG ICMR के। बहुत स्वागत है आपका सर। और लगातार आपसे इस मसले पर बातचीत होती रही है और आज भी मैं चाहूंगी कि जो कंफ्यूजन है हमारे दर्शकों के जहन में वो क्लियर हो आपसे बातचीत करके। और सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि दो टर्म्स बहुत चल रहे हैं, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। भारत अगर इसकी खरीद कर सकता है तो उसमें क्या क्या पेच है, क्या किस तरीके की वैक्सीन होगी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के जहन में है कि डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी आबादी तक कैसे होगा, क्या हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में है, अगर नहीं है तो कितनी तैयारी करने की जरूरत है सर? एक्चुअली फाइजर की वैक्सीन हमें अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उनका पूरा प्रोडक्शन जो 2021 का है वो ऑलरेडी बिक चुका है और उनका -85 डिग्री का रेफ्रिजरेशन लगता है, तो वो हमारे देश में अभी संभव नहीं है। अगर वो हमें दे भी देते तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत चैलेंजिंग था। दूसरे कंट्रीज में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स कंटेनर्स, और जिसमें ग्रीन कलर की कलर्ड टेप लगी हुई थी जिससे उसे पहचाना जा सके। मॉडर्ना भी -20 में होता है, उसके बाद 2 to 8 डिग्रीज रह जाता है 30 दिन, बट फिर भी -4 में बेटर रहता है जब वो पेरिफेरी में आता है। तो वो भी चैलेंजिंग है और वो भी करीब करीब यूनाइटेड स्टेट्स ने 2/3 ऑफ द अमाउंट खरीद लिया हुआ है, वो भी हमारे यहाँ पर आना मुश्किल है। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन अवेलेबल होगा। सर इन दोनों में फर्क अगर आप समझा दें जल्दी से, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टर्म है और लोगों को समझ में नहीं आता है। वैक्सीन जो है वो 2 to 8 डिग्रीज के में रखा जा सकता है, उसके लिए कोल्ड चेन हमारे यहाँ उपलब्ध है। रैदर कोल्ड चेन हमारे यहाँ अभी जितना हम यूज कर सकते हैं उससे हम कम यूज कर रहे हैं, तो ये उपलब्ध है। भारत बायोटेक वाला वैक्सीन 2 to 8 डिग्रीज है जो कि आने वाला है, वो भी हमारे यहाँ पर हम रख सकते हैं। जो रशिया स्पुतनिक वैक्सीन है वो 2 तरह के चीजों में अवेलेबल है। एक वैरायटी है जिसके लिए -18 डिग्री लगेगा, एक वैरायटी है जो लाइफिलाइज्ड है जो कि रह सकता है हमारे कोल्ड चेन में। तो ये 3 वैक्सीन हमारे यहाँ सबसे पहले आएंगे, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। जो 2 इंजेक्शन, सारे वैक्सीन में 2 इंजेक्शन लगेंगे 28 दिन के फासले में या 21 दिन के फासले में। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे 2 इंजेक्शन दें। सिर्फ हमारे यहाँ एक वैक्सीन है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन का बायो ही बना रहा है, उसमें उम्मीद है कि 1 डोज से हमें इम्यून रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। हमारे यहाँ पर EPI वैक्सीन 2 to 8 डिग्रीज में होता है, वो गांव में भी हमारे यहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। रेफ्रिजरेटेड वैन्स है जो कि मेन डिपो से सब डिपोज में लेके जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि अमेरिका ने, जिसको कि दिसंबर के एंड में मिल रहा है, वो सिर्फ अपने प्रियोरिटीज को 6 महीने लगेंगे प्रियोरिटीज को देने में, पूरे देश को देने में 2022 लग जाएगा। इंडिया में हमारा 1.3 बिलियन है। हाँ, जी, जी। तो इंडिया को प्रियोरिटी लिस्ट खत्म करने में 6 महीने से साल लगेगा और उसके बाद
जो पूरे देश को जब हम देने जाएंगे 1.3 बिलियन को, हमें 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल लग जाएंगे आप कहते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ में दर्शकों से करवा देती हूँ। डॉक्टर संजीव वर्मा, सेक्रेटरी SERB के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजीव नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए, MD हैं HMD के, यानी कि हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड। सिरिंजेस बनाने का काम ये कंपनी करती है, और आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले कुछ समय तक, अगले कुछ महीनों तक फोकस सरकार का ये रहेगा कि वैक्सीन आम जन तक पहुंचे, और उसके लिए सिरिंजेस कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए मैं आपके पास आऊंगी राजीव नाथ जी, लेकिन डॉक्टर संजीव वर्मा, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, और यही बात जिसका जिक्र डॉक्टर NK गांगुली कर रहे थे, कितना वक्त लगेगा। अमेरिका के बारे में उन्होंने बताया कि 2022 तक तमाम जो अमेरिकन हैं उन तक वैक्सीन पहुंचने में वक्त लग सकता है। हिंदुस्तान की आबादी कहीं ज्यादा है, यहां पर चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें ठीक करना है, और तमाम तरह की तैयारियों के साथ ही वैक्सीन को मार्केट में उतारना है। आपका क्या एस्टिमेशन है, वैक्सीन का बाजार में आना ये कब तक हो सकेगा, और उसके बाद तमाम लोगों तक पहुंचना, इसमें कितना टाइम स्पैन आप देख रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर गांगुली की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी सारी जो प्रक्रिया है वैक्सीन डेवलपमेंट की, ये फेज 3 में एंटर कर चुकी है और काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। हमको वेट करना है कि किस तरह से ये फेज 3 का जो प्रोसेस है किस प्रकार से फिनिश होती है, और इसमें कितनी सक्सेस मिलती है, न सिर्फ भारत में डेवलप की जा रही वैक्सीन को पर वैश्विक स्तर पे भी जो वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं उसमें कितनी सक्सेस मिलती है, फॉलोड बाय की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जो कि एक प्रक्रिया है जिससे जल्द से जल्द इन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल सकती है, वो किस प्रकार से वर्कआउट करती है इस पे डिपेंड करता है। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इंडिया में स्पेशली सीरम इंस्टीट्यूट के पास जो वैक्सीन बनाने की विधि है और उसको जो स्केल अप करने का प्रयास जो है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 60 to 70% वैक्सीन जो पूरे वर्ल्ड की है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको विभिन्न देशों में निर्यात करते हैं। तो एक बार सही वैक्सीन मिलना, उस पर सक्सेस मिलने के बाद हमारा जो स्केल अप की जो कार्य है उसका क्रियान्वयन बहुत ही जल्दी हो सकता है, और कई बार ये नंबर्स मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को उसी लेवल पे मेंटेन कर पाए जिसके लिए कि हम नोन हैं पूरे विश्व में, जो टीकाकरण या टीका बनाने के लिए, तो एक अच्छी चांस है कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट पर्सन कनेक्टिविटी जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। और हमें बस भरोसा रखना है, और माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनकी बात का, निर्देशों का पालन करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए हैं, उन पर भरोसा कीजिए, और कई सवालों का जवाब आने वाले वक्त में वैज्ञानिकों से ही मिलेगा। इसीलिए जो कयास लगाए जा रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खुद को बचा कर रखना है जब तक वैक्सीन, एक अप्रोप्रिएट वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती है। राजीव नाथ जी, मैं आपका रुख करती हूँ, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, एक सबसे बड़ा टूल अगर है तो वो सिरिंजेस हैं। सिरिंजेस के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लगातार आप सरकार के संपर्क में भी होंगे, क्या आपकी बातचीत सरकार से चल रही है, और अभी जो स्टॉक है सिरिंजेस का वो कितना होगा, और कितनी और जरूरत होगी आगे उसको मैन्युफैक्चर करने की? हमारी सरकार से डिस्कशन चालू है कुछ अरसे से। जी हमने अपनी तरफ से अप्रैल में कॉन्टैक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को, और उनको हमने कॉशन किया था कि आने वाले टाइम पे जब वैक्सीन आएगी तो ये ना सोचें कि वैक्सीन आते ही सबको मिल जाएगी, या जो प्रोडक्शन वैक्सीन की है वही खाली देखने की ज़रूरत है। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिरिंजें होनी चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑटो डिसेबल सिरिंजेस की, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की डिज़ाइन ऑफ सिरिंज होती है जो सिरिंज दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती है। तो इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीनेशन पे दुनिया भर में, डेवलपिंग वर्ल्ड में जहाँ पर सिरिंजों की रीयूज़ होने की शिकायत आती है, उन देशों में WHO, यूनिसेफ और भी जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसे ऑटो डिसेबल सिरिंजेस यूज़ करती है। तकरीबन 160 ऐसे देश हैं।
तो उन देशों के लिए हमारे को था कि स्टॉक पाइल करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए यूनिसेफ और WHO ने इमीडिएटली हमारी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर एक हमारे को 140 मिलियन सिरिंजेस का ऑर्डर प्लेस किया था अगस्त में, जो हम दिसंबर में जाके पूरा कर देंगे। अभी तक हमने 100 मिलियन सिरिंजें उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने शिप कर दी हैं कोवैक्स फैसिलिटी को। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हमारे को रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले 54 मिलियन सिरिंजेस का ऑर्डर प्लेस करा है, और दूसरा एक 41.5 मिलियन सिरिंजेस का ऑर्डर प्लेस करने की बात करी है, जो कि हमारे को बोला की तैयारी करने के लिए। दोनों ऑर्डर हम 94 मिलियन पीसेज जो उनसे हैं वो मार्च तक पूरे कर देंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो सस्पेंड हो गया था, उसके कोविड के चक्कर में मैं कहूँगा अप्रैल और जून के बीच में तो कम्प्लीटली रुक ही गया था। जून के बाद थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सितंबर तक मैं कहूँगा कि बड़ा स्लो चल रहा है। जी। अभी हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है कि फिर से गवर्नमेंट और WHO का बड़ा जोर है कि वापस जो बाकी अन्य डिजीज के लिए जो सालाना 300 मिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो फिर से उसी स्पीड पे लगाए जाएंगे। ठीक, मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास, और सिरिंजेस को लेकर, उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और भी सवाल है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर एनके गांगुली मैं फिर से एक बार आपका रुख करना चाहती हूं। और कई टेक्निकल टर्म्स हैं सर जो दर्शकों को थोड़ा कम समझ में आते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आते हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप जरा विस्तार से बताएं। एक टर्म का बार बार यूज हो रहा है mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन बनाने की जो तकनीक है उसके बारे में जरा बताइएगा, और भारत के संदर्भ में क्यों इसका जिक्र बार बार हो रहा है। इसके साथ ही लोग ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन तो आ जाएगी, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, लेकिन क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होगा? साइड इफेक्ट को लेकर के भी जरा लोगों की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दीजिएगा। और एक बार अगर वैक्सीन लग गई सर, तो उसके बाद कितने वक्त तक वो इंसान कोरोना से मुक्त हो सकता है, यानी कि वो फियर फ्री हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं। ये जो वायरस है बड़ा खतरनाक वायरस है। इसमें 32 एंटीजन हमारे बॉडीज में घुसते हैं और तरह तरह के चीजें कर सकते हैं। कोआगुलेशन डिफेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को वो करते हैं, न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट करते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। इसलिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे वो एक छोटा सा टुकड़ा वायरस को लेके बनाते थे, जिसको कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, RBD, जो कि रिसेप्टर के साथ चिपकता है। मैसेंजर आरएनए वायरस से नहीं आता। मैसेंजर आरएनए एक सिंथेटिक जेनेटिक कोड है जो कि हम बॉडी में देते हैं कैरियर पार्टिकल के साथ, तो वो फिर वायरस का वो एंटीजन RBD बनाता है। ये RBD का भी एक छोटा सा टुकड़ा है। इसको सेफ बनाने के लिए ऐसा किया गया है, और इसमें जो अभी तक मॉडर्ना और फाइजर ने जो किए हैं ट्रायल्स, काफी बड़े बड़े हैं, 40,000 60,000 लोग को मिल चुका है। इसमें कोई साइड इफेक्ट एक्सेप्ट कि थोड़ा सा फीवर और उस जगह पर थोड़ा सा दर्द, कोई और साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एक आध जो अखबारों में आया था, बाद में दे वर रिजॉल्व, उसमें कोई, तो ये इसको सेफ बनाने के लिए हुआ था। और ये जो एंटीजन है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये पहले कभी कोई वैक्सीन बनी नहीं थी, लेकिन 10-12 साल से लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आज ये कामयाब वैक्सीन है। फ्यूचर में ढेर सारे वैक्सीन इस रुख से जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म का कोई चीज नहीं आता। ये एक बहुत ही सिंथेटिक चीज है, और इसको इतनी जल्दी रैपिडली सिंथेसाइज किया जा सकता है कि बहुत जल्दी आप ह्यूज क्वांटिटीज बना सकते हैं। जैसे ये फाइजर और मॉडर्ना वालों ने पूरा इन्होंने वो कर दिया है, रैंप अप कर दिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज बनाएंगे। इंडिया में जिनोवा नाम की एक कंपनी है पुणे में, उसका रेगुलेटरी अप्रूवल अब शायद कल परसों हो गया। ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बना रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप सबके पास आना चाहती हूँ। डॉक्टर संजीव वर्मा, जैसा कि डॉक्टर गांगुली बता रहे हैं कि भारत में भी कई तरह के प्रोसेस चल रहे हैं लगातार, आप जिस वैक्सीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जरा जानकारी दें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं सेक्रेटरी हूँ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ में है। तो हमारी जो फंडिंग एजेंसी है वो रिसर्च
जो कोविड वैक्सीन के लिए हो रही है उसको सपोर्ट करती है। तो मैं स्वयं, हालांकि साइंटिस्ट हूं, मैं स्वयं इस पे काम नहीं कर रहा हूं। सो विद दैट क्लैरिफिकेशन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SCRB ने इंडिया के विभिन्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है उनके आइडिया के अगेंस्ट, जो इन बड़ी कंपनियों के अलावा जो एकेडमिक रिसर्चर्स हैं इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, वो भी अपने नए आइडियाज को लाके एक वैक्सीन की स्ट्रैटेजी को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी एजेंसी भारत सरकार की तरफ से उनको भी सपोर्ट कर रही है ताकि यूनिवर्सिटीज और इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी नए आइडियाज उभर के सामने आ सकते हैं। ठीक है, आइडियाज का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं वो यही कहते हैं कि इंतजार कीजिए और उसके साथ आइडियाज पर काम हो रहा है। उम्मीद और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सबसे अंत में राजीव नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो सिरिंजेस का मैन्युफैक्चर है वो तेज गति से हो, उसके लिए क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? तेज गति पे होने के लिए जो हमने दरखास्त करी गवर्नमेंट से वो ये है कि वो वेयर हाउसेज बनाए या वेयर हाउसेज को किराए पे ले, ताकि जो माल हम बना रहे हैं उसको उठाने का इमीडिएटली एक्शन होए, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमारी है अभी स्लो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। हमारे को खुद परेशानी हो रही है कि हम माल कहाँ बना के रखें। अभी हमारे पास 8 करोड़ सिरिंजें तैयार पड़ी हुई हैं भेजने के लिए, और जो हमारी प्रोडक्शन है करंटली 70 करोड़ की प्रोडक्शन हमारी है सालाना, जो कि हम 80 करोड़ पे ले जाएंगे अगले क्वार्टर में और 100 करोड़ पे ले जाएंगे जून तक। इससे भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे को 9 महीने साल भर का हमारे को नोटिस पीरियड चाहिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर है कि दर्शकों के कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, कुछ कंफ्यूजन जरूर दूर हुए होंगे, लेकिन कई सवाल मुझे मालूम है रह गए होंगे, और इसीलिए हम आगे भी इसी तरीके से एक्सपर्ट से, जानकारों से आपकी बात करवाते रहे।